डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज़ क्लासेस में स्वागत है। आज वीडियो लेक्चर में आप विज्ञान कक्षा 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है और उनको हम किस तरह से हल कर सकते हैं, उनके क्या ऑप्शन होंगे। डियर फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप अर्धलघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घवृत्तीय प्रश्न को देखेंगे कि कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनको हम कैसे तैयारी करके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में एक अच्छे नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले सामने आपके है पहला क्वेश्चंस। कह रहा है 2FeCl3 + 2H2O + Y gives to 2FeCl2 + 2H2SO4 + 2HCl। रासायनिक अभिक्रिया में Y जो है वो क्या होगा? S होगा, H2S होगा, SO2 होगा, Cl2 होगा। यानी इसमें जो Y का वैल्यू है वो क्या होगा, इसके स्थान पे क्या रखा जाएगा, Y की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस चार विकल्प में आपका जो मेन होगा इसको ज्ञात करने का तरीका है। यदि आप इसको सीखना चाहते हैं कि कैसे ज्ञात किया जा सकता है कि कौन सा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस पर वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा SO2। ठीक है, SO2 इसका राइट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से दूसरे में देखेंगे, दूसरा प्रश्न है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO2 का होल ट्वाइस, PbO क्या होगा? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले ये क्वेश्चंस हैं जो अक्सर आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो आपका होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया यानी CaSO3 और ये रिएक्शन होता है तो क्या बनता है CaO और CO2। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया का है उदाहरण, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या अपघटन अभिक्रिया है, या संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये जो है इसको हम कहते हैं अभिकारक, यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। तो ये अभिकारक है। इसको अगर आप अभिकारक को ध्यान से देखेंगे तो एक है कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, और इधर देखेंगे तो जो उत्पाद बना यानी अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। उत्पाद कितने हैं? 2। उत्पाद कितने हैं? 2। तो जब अभिकारक एक हो, उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो, तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया, या उसका एक दूसरा नाम है वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, जब अभिकारक जो रहे वो एक रहे, उत्पाद जो बने वो 2 बने या 2 से अधिक बने, तो जो अभिक्रिया होगी वो अपघटन अभिक्रिया होगी या वियोजन अभिक्रिया होगी। दोनों नाम एक ही है। ठीक है, इसी प्रकार से अगले में देखेंगे, इस चौथे में, तीसरा आपने देखा, चौथे में देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 + Fe। तो ये बनता क्या है? FeSO4 + CO। तो इसमें देखेंगे इधर जो अभिकारक हैं वो 2 हैं और इधर उत्पाद भी जो बन रहे हैं वो 2 बन रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ CuSO4 था, लेकिन यहाँ क्या बन गया? FeSO4, यानी Fe ने Cu को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। विस्थापित करना मतलब उसको उसके स्थान से रिप्लेस कर दिया है, हटा दिया है। तो जब रिप्लेस करे कोई, यानी कोई जो तत्व हो वो क्या करे, जो परमाणु हो किसी दूसरे तत्व के परमाणु को विस्थापित करे, तो वहाँ पर जो अभिक्रिया होती है उसका नाम होता है विस्थापन अभिक्रिया। तो ये आपका बी जो है सही है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ये बी आपका सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार से पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, तो कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaNO3 होगा, CaNO3 का होल ट्वाइस होगा, Ca3NO3 होगा, Ca2NO3 होगा। सबसे अधिक बार ये पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा, इनको ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, CaNO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र CaNO3 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, इसी प्रकार से इस प्रश्न को देखेंगे। छठवां, क्षारीय विलयन का pH मान है। क्षारीय विलयन का pH मान क्या होगा? 0 होगा, 7 होगा, 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा।
ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप पीएच स्केल में पढ़े होंगे 0 से 14 तक होता है। 0 से 7 के बीच में जो वैल्यू होता है, यानी 7 से जो कम होता है वो अम्लीय विलयन होता है। क्या होता है? अम्लीय विलयन। और यदि किसी का पीएच वैल्यू 7 है तो वो उदासीन है, यानी ना क्षारीय है ना अम्लीय है। और यदि 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? 7 से अधिक होगा, यानी ये ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। इसी प्रकार से इस प्रश्न में देखेंगे 7वें में 10 पे घात -6 MHCl विलयन का पीएच मान होगा, यानी इसका पीएच मान कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब इस प्रकार से कोई लिखा गया हो तो उसका घात जो होता है वो ऋणात्मक होता है, लेकिन उसका पीएच मान वही होता है बट वो धनात्मक होता है। तो इसका पीएच मान क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि पीएच स्केल पर 0 वैल्यू नहीं दर्शाया गया है। ठीक है ना, ही होता है। तो इसका पीएच जो मान होगा वो 6 होगा। ठीक, तो इस तरह से आपने कितने क्वेश्चंस देखे? 6। और भी जितने आपके कक्षा 10 के विज्ञान के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन सभी को इस वीडियो लेक्चर में कराया जाएगा। आप देखते रहिए, हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये देखेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कह रहा है? शुद्ध जल का पीएच मान है, यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। याद कर लीजिएगा, सबसे अधिक बार पूछा गया है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है? हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मूल्य 10 पे घात -7 मोल प्रति लीटर, हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस के सांद्रण का मूल 10 पे घात -7 मोल प्रति लीटर, पीएच का मान 0 या पीएच का मान 7। कौन होगा? ऐसा कौन सा कथन है जो असत्य है कि घोल जो होगा वो उदासीन होगा? ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। ऐसा कब नहीं हो सकता है? जब पीएच का मान 0 हो। सॉरी, पीएच का मान जो 0 है ये असत्य कथन है, यानी ये इस पर सूट नहीं करा, सुटेबल नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र, धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3 Na2CO3 इंटू 10H2O CaCl2 NaOH क्या होगा? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होगा वी ऑप्शन, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये होगा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। तो याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। क्वेश्चंस आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। इसमें अम्लीय लवण कौन है? NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCN, यानी अम्लीय लवण इसमें कौन सा है? तो अम्लीय लवण आपका बी ऑप्शन सही है। ये आपका NaHSO4 ये अम्लीय लवण है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, यानी पेयजल को पीने वाले जल में क्या डाल दिया जाए जिससे वो जीवाणु रहित हो जाए, इसमें से जीवाणु जो हो वो मर जाए। क्या डाल दिया जाए? CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिटकरी, या बेकिंग सोडा, या धावन सोडा। तो इसमें जो ऑप्शन ये होगा आपका, ये ऑप्शन सही होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको ब्लीचिंग पाउडर या ब्रंजक चूर्ण कहते हैं। तो कभी कभी हिंदी में लिख देता है ब्रंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, तब भी आपको इसी ऑप्शन पे सही करना है। ठीक है, या ये लिखा है तब भी आपका यही होगा। ठीक, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किए जाने वाला, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर भी हो सकता है या ब्रंजक चूर्ण भी हो सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। धावन सोडे का रासायनिक नाम है। धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडे को रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 14 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaSO4 इंटू 3H2O, CaSO4 इंटू 2H2O,
CSO4 इंटू H2O और CSO4 इंटू 1/2H2O कौन सा होगा, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है। ये सबसे अधिक बार यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। यदि आप पूरे वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो निश्चित है कि आप बहुविकल्पीय प्रश्न को करके आएंगे। फिर फ्रेंड्स, आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, शून्य pH वाला विलेन होता है, यानी ऐसा विलेन जिसका pH वैल्यू शून्य हो तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो pH स्केल में आपने पढ़ा होगा कि 0 से लेकर 7, 0 से लेकर 7 यानी 7 से कम अगर है तो आपका अम्लीय होगा, और अगर राइट 7 है तो उदासीन होगा, ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। और 7 से अधिक है यानी 7 से लेकर 7 के बाद और 14 तक का अगर आपका है तो वो क्षारीय होगा। तो इसमें आपका क्या होगा, अम्लीय होगा। 0 होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, तो अम्लीय ऑप्शन यानी ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, यानी जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, लौह तथा जल मिलेगा। तो आपने पढ़ा होगा क्या मिलता है, लौह तथा जल मिलता है, लौह तथा जल मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए 17वां आपके सामने है, हाइड्रोजन आयन यानी H+ की प्रकृति होती है, कैसी होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, इनमें से कोई नहीं होता है। क्या होता है, यानी जो हाइड्रोजन आयन है H+ इसकी प्रकृति कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। अगला है 18वां क्वेश्चंस, क्या कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, इप्सम, जिप्सम, चूना पत्थर, इनमें से कोई नहीं। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपके बनेगा जिप्सम। क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा क्या बनेगा, जिप्सम। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला है एंटीमनी और आर्सेनिक। एंटीमनी और आर्सेनिक क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो एंटीमनी और आर्सेनिक ये सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्या है, उपधातु है। क्या है ये, उपधातु, यानी ये दोनों उपधातु है, याद रखिएगा। एंटीमनी और आर्सेनिक आपका उपधातु है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, यानी इसमें कौन सा धातु है, Ag है यानी सिल्वर है, K है पोटेशियम है, Al है एल्युमिनियम है, Cu है कॉपर है। ऐसा कौन सा धातु है जो ठंडे जल से अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन देगा, तो वो आपका है पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम यदि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, मैट में मुख्यतः होता है, मैट में क्या होता है, FeS होता है, Cu2S होता है, Cu2S तथा FeS होता है, Cu2S तथा Fe2C3 होता है, S3 होता है, सॉरी S3। तो इसमें से आपका C ऑप्शन सही है। इसमें क्या होता है, Cu2S तथा FeS, ये मैट में मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सबसे अधिक बार यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। फिर फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। 22 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है, यानी ऐसा कौन सा धातु है कि जो कमरे का टेम्परेचर होता है यदि उस ताप पर उसको रखा जाए तो वो ठोस अवस्था में नहीं होगा। मैग्नीशियम, मरकरी, कॉपर, एल्युमिनियम। तो आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो याद रखिएगा, वो आपका है मरकरी। मरकरी है जो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं रहती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है, यानी यदि किसी तत्व
के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा? अधातु होगा, धातु होगा, उपधातु होगा, निष्क्रिय गैस होगा। यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सा तत्व होगा? अधातु, धातु, उपधातु, निष्क्रिय गैस, तो वो आपका होगा अधातु। क्या होगा? अधातु होगा। याद रखिएगा क्या होगा? अधातु। ठीक, क्वेश्चंस आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा अधातु है? कौन सा धातु है? Cr, Fe2+, He और Hg कौन सा अधातु है? तो आपका He क्या है? अधातु। और He मतलब हीलियम। हीलियम आपका एक अधातु है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को, एल्केनों का समान सूत्र क्या होता है? यानी जो एल्केन होता है उसका समान सूत्र क्या? CN H2n+2, CnH2n, CnH2n-2, C2H4 क्या होगा? इसका जो समान सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। ये इसका समान सूत्र होता है किसका? एल्केन का। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, एथेनॉल की सोडियम से क्रिया कराने पर प्राप्त होगी। यानी यदि एथेनॉल की सोडियम से क्रिया कराया जाए तो क्या प्राप्त होगा? O2 गैस प्राप्त होगा, H2 गैस प्राप्त होगा, C2SO4 गैस प्राप्त होगा, C2H4 गैस प्राप्त होगा, C2H6 गैस प्राप्त होगा। कौन सा गैस मिलेगा? तो आपको H2 गैस मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है, बी वाला। ठीक, इसी प्रकार से अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में निम्नलिखित में एल्काइन है। कौन सा एल्काइन है? C3H8, C4H10, C3H6, C3H4। तो इसमें एल्काइन कौन है? तो ये IPSC में आपने पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो IPSC को बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। आप उस वीडियो लेक्चर को देखकर IPSC नामकरण सीख सकते हैं। तो इसमें आपका जो एल्काइन होगा वो होगा C3H4, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे 28, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह, यानी प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या होता है? CHO होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, सिंगल बॉन्ड OH होता है, सिंगल बॉन्ड OCH3 होता है। तो सिंगल बॉन्ड CHO होता है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। प्रोपेनॉल क्रियात्मक समूह में ये आपका लगा होता है, तब उसको हम कहेंगे ये प्रोपेनॉल है। क्या है? प्रोपेनॉल है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अब तक 28 क्वेश्चंस को देख चुके हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 में क्या कह रहा है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। यानी एसिटिक अम्ल को IUPAC में क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल ही कहा जाता है, एथेनोइक अम्ल कहा जाता है, मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है, प्रोपेनोइक अम्ल कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो एसिटिक अम्ल को IUPAC में कहा जाता है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, ईंधन एवं औषधियों के रूप में प्रयोग होता है। ईंधन और औषधियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल का, एथेन का, एथेनोइक अम्ल का, प्रोपेन का। तो किसका यूज़ किया जाता है? एथेनॉल का। किसका यूज़ किया जाता है? एथेनॉल का। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन से 31 को देखेंगे। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CH4 होगा, C3H8 होगा, C4H10 होगा, C2H6 होगा। क्या होगा? तो प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है, देखिए यहाँ C है तो मेथ होगा, एक ही कार्बन है मेथ। यहाँ पर 3 है तो ये होगा प्रोप। यहाँ पर 4 है तो ये होगा मेथ एथ प्रोप, ये ब्यूट होगा। और यहाँ पर 2 है तो एथ होगा। यानी ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। ये ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 32 देखेंगे। निम्नलिखित में से संतृप्त यौगिक है। कौन सा संतृप्त यौगिक है? C2H6, CH4, C2H2, C3H8। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी संतृप्त यौगिक होगा जब वो इस फार्मूले का पालन करेगा। किसका? CnH2n-2। यदि कोई इस फार्मूले का पालन कर रहा है तो वो संतृप्त यौगिक है। तो इसमें से देखा जाए, देखिए यहाँ पर है C2 है तो 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 2 6, यानी यहाँ पर जुड़ा है, ये नहीं होगा। इसको देखा जाए यहाँ 1 है तो 1 रखेंगे, घटाएंगे तो ये भी नहीं होगा।
ये देखा जाए यहाँ 2 है, यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूना 4, 2 घटा देंगे, ये हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, C3 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 घटाएंगे तो आपका 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 8 है, यानी ये नहीं होगा, ये C ऑप्शन आपका सही है। कोई भी इस सूत्र का बन रहा है तो आपका संतृप्त यौगिक होगा, अन्यथा वो संतृप्त यौगिक नहीं होगा। ठीक, इसी प्रकार से अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 33, उभयधर्मी ऑक्साइड है कौन? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है? Na2O है, MgO है, La2O3 है, P2O5 है। तो आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है Al2O3, Al2O3। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, मेथेन का संरचनात्मक सूत्र होगा। मेथेन का संरचनात्मक सूत्र, तो देखिए इसमें 2 कार्बन, तो मेथेथ हो गया, इसमें 1 है मेथ, इसमें 2 है तो एथ, इसमें भी 2 है तो एथ, यानी ये वाला आपका सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है। निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी कौन है? C2H4 है, CH4। देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों जब बने तो सेम फार्मूले पे बना होना चाहिए। देखिए यहाँ C2 है और यहाँ H4, यानी 2 दूना 4, यानी ये जो बना है CnH2n पे बना। इसको चेक करेंगे तो ये जो बना है, ये बना है CnH2n+2 पर बना है, तो ये सजातीय श्रेणी नहीं है, समजातीय श्रेणी नहीं है। ठीक, इसको चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए 1 है तो ये बना है CnH2n+2 पर, और इसको चेक करेंगे तो ये बना है ये H2+n पर, यानी ये दोनों एक ही फार्मूले पर बना, इस पे बना है CnH2n+2, इस फार्मूले पे बना है। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं, CnH2n+2 पे बना है, लेकिन इसको देखेंगे तो अलग है। इसको चेक किया जाए तो CnH2n पे बना, और इसको चेक करेंगे तो ये बना है CnH2n-2 पे बना है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यानी जो लिखे गए हों वो एक ही फार्मूले पर बनाए गए हों, चाहे एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, किसी एक ही फार्मूले पर उनको बनाया गया हो, तब हम उसे कहेंगे कि ये समजातीय श्रेणी है, अन्यथा वो समजातीय श्रेणी नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपने विज्ञान कक्षा 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न में आपने 35 क्वेश्चंस को देखा, 35 प्रश्न देखे और मैंने उन्हें आपको ऑप्शन भी बताया, और ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके रसायन विज्ञान के भाग से थे। पूरे क्वेश्चंस जो थे वो केमिस्ट्री सेक्शन थे, केमिस्ट्री सेक्शंस यानी रसायन विज्ञान के भाग से थे, यानी रसायन विज्ञान के पूरे जितने बहुविकल्पीय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपने इस वीडियो लेक्चर में देखा। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उनको, फिर उसके बाद बायोलॉजी से यानी जीव विज्ञान से रिलेटेड जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उनको। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद यदि आपने कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डियर फ्रेंड्स, यदि आपका कोई मित्र, हित, दोस्त, साथी, रिश्तेदार में कोई बच्चा क्लास 10th के विज्ञान का पेपर देने वाला है तो उसे इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर शेयर करें ताकि वो विज्ञान में अच्छे अंक को प्राप्त कर सके। आज के वीडियो लेक्चर इतना ही, धन्यवाद।